हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हम लोग क्लास 11 के अकाउंट्स में जर्नल प्रिपेयर करना, लेजर पोस्ट करना, ये सब सीख चुके हैं। आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखो, ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होता है जिसमें कि सारे लेजर अकाउंट्स को दिखाया जाता है। यानी कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होता है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होता है जिसमें जिसमें सभी लेजर अकाउंट के बैलेंस को दिखाया जाता है। जिसमें सभी लेजर अकाउंट्स के बैलेंस को दिखाया जाता है। चलो, अब हम लोग सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है। तो अभी तक देखो, ट्रायल बैलेंस बनाने का जो अप्रोच होता है वो दो टाइप का अप्रोच होता है। एक तो होता है, पहला अप्रोच क्या होता है कि आपके पास बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, आपके क्वेश्चन में यानी आपके पास बिजनेस ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हो। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हो। बिजनेस ट्रांजेक्शन से आप जर्नल प्रिपेयर करते हो। ठीक है। और जर्नल से लेजर पोस्टिंग होता है और उससे आपका लेजर का बैलेंस आता है। जर्नल से लेजर में पोस्टिंग होता है और उससे एक बैलेंस निकलता है। यानी कि डेबिट चेक करते हो, क्रेडिट चेक करते हो, जिसका ज्यादा बैलेंस होता है वो आपका बैलेंस कहलाता है। और उस लेजर से आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो। उस लेजर से आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो। ठीक है। तो हम लोग पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि चलो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो हम लोग एक दो एग्जांपल लेते हैं अपन, और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट को सीखना। तो चलो, पहला एग्जांपल ले रहा हूं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ₹10,000। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? कैश परचेज करते हैं। कैश परचेज करते हैं ₹5,000। ठीक है। और फिर कैश सेल्स करते हैं। कैश सेल करते हैं ₹6,000। बस ये तीन ट्रांजेक्शन ले लो, इसको बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बोला जाता है। इसी ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पे आपने क्या किया? जर्नल प्रिपेयर किया। ये सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन थे, इसके बेसिस पे आपने क्या किया? जर्नल प्रिपेयर किया। तो इसका जर्नल फटाफट हम लोग कर लेते हैं। क्या एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना? 10,000। 10,000। ठीक है। चलो, आप यहां पे देखो, आपने जितना से डेबिट कर रहे हो उतना से ही क्रेडिट कर रहे हो। ये चीज ध्यान रखना। चलो आगे, दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है? कैश परचेज। इसके लिए क्या एंट्री करते हो? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 5,000। 5,000। फिर कैश सेल्स का एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आई होप आपको जर्नल में कोई दिक्कत नहीं हुई है, तभी आप ट्रायल बैलेंस का क्लास कर रहे हो। अगर कोई दिक्कत है तो मेरा प्रीवियस क्लास आप लोग देख सकते हो। ठीक है। चलो, तो आपने जर्नल पोस्ट कर लिया। अब हम लोग पोस्ट करने वाले हैं क्या? अब हम लोग करने वाले हैं यहां से लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो लेजर के लिए कौन कौन सा अकाउंट खुलेगा? कैश अकाउंट खुलेगा, कैपिटल अकाउंट खुलेगा, परचेज अकाउंट खुलेगा, सेल्स अकाउंट खुलेगा। तो फटाफट हम लोग इसको पहले हम कैश अकाउंट में पोस्ट करते हैं। ठीक है। फिर परचेज अकाउंट देख लेते हैं। ठीक है। परचेज अकाउंट, फिर सेल्स अकाउंट है। हाँ, एक और फिर था कैपिटल अकाउंट। चलो फटाफट हम लोग कर लेते हैं।
मैं डेट पर्टिकुलर्स आपको पता ही है, ये सारा फॉर्मेट आपको आता ही है, मैं फटाफट पोस्ट करता हूँ। तो कैश अकाउंट में क्या होता है, कैश डेबिट है 10,000 से, तो क्या लिखेंगे कैश अकाउंट में, टू कैपिटल अकाउंट, क्या लिखे, टू कैपिटल अकाउंट, कितना, 10,000, 10,000। कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, बाय कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, बाय कैश अकाउंट, कितना, 10,000। क्लियर। अगला एंट्री देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो परचेज अकाउंट में क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, कितना, 5,000। कैश अकाउंट में क्या हो जाएगा, इसको ये टोटल कर लो, बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट, कितना, 5,000। चलो, अब अगला क्या है, कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स। तो कैश अकाउंट में क्या हो जाएगा, कैश डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, कितना, 6,000। तो आपको आता ही है ये जर्नल्स, ठीक है। चलो, सेल्स अकाउंट में क्या हो जाएगा, बाय कैश हो जाएगा, सेल्स अकाउंट में क्या हो जाएगा, बाय कैश अकाउंट, कितना, 6,000। चलो हो गया। अब क्या करोगे आप, अब आप टोटलिंग करोगे। अब देखो, टोटल कर रहे हो और बैलेंस निकाल रहे हो। लेजर में फटाफट में बता दिया क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको लेजर अकाउंट ऑलरेडी आते हैं, इसका फॉर्मेट भी आप लोग अच्छे से कर लोगे, ठीक है। सेल्स अकाउंट का भी इस तरह से होता है फॉर्मेट। चलो, कोई दिक्कत नहीं। डेट का मैंने कॉलम नहीं बनाया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, कैश अकाउंट में ज्यादा किस साइड हो रहा है, डेबिट साइड ज्यादा हो रहा है, कितना, 16,000, कितना हो रहा है, 16,000। क्रेडिट साइड में मात्र 5,000 है, तो 16,000 में से 5,000 घटाओगे तो कितना आएगा, 11,000। 16,000 में से 5,000 घटाओगे तो क्या आएगा, 11,000। ये आपका बैलेंस होगा, इसको बोलते हैं बाय बैलेंस सी बाई डी। यानी जिस साइड शॉर्टफॉल होता है, वो जिस साइड शॉर्टफॉल होता है उस साइड सी बाई डी लेते हैं, लेकिन बैलेंस उसके अपोजिट में होता है। यानी कि सी बाई डी में बैलेंस है 11,000, इसका मतलब कैश का कौन सा बैलेंस हुआ, कैश का डेबिट बैलेंस हुआ, कैश का कौन सा बैलेंस हुआ, डेबिट बैलेंस। उसी तरह से परचेज की बात करते हैं, तो परचेज में डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड तो कुछ है ही नहीं, क्रेडिट साइड तो कुछ है ही नहीं। तो 5,000 जिधर शॉर्टफॉल हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बाय बैलेंस या टू बैलेंस सी बाई 5,000। तो जिधर शॉर्टफॉल हो रहा है, क्रेडिट साइड शॉर्टफॉल हो रहा है, तो इसके अपोजिट बैलेंस होते हैं। यानी कि 5,000 के अपोजिट बैलेंस क्या होगा, क्योंकि क्रेडिट में शॉर्टफॉल हो रहा है तो बैलेंस होगा डेबिट। उसी तरह से सेल्स का देखो, सेल्स आपके क्रेडिट साइड ज्यादा है, सेल्स आपके कौन से साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो आपका जो बैलेंस होगा वो टू बैलेंस सी बाई डी, यानी कि सी बाई डी किधर होगा, डेबिट साइड होगा। और ये अगर डेबिट साइड हुआ तो इसका मतलब ये जो बैलेंस है वो किसका है, क्रेडिट का है, किसका बैलेंस है, क्रेडिट का है। चलो, अब बात करते हैं अगला कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में भी वही, कैपिटल अकाउंट 10,000 क्रेडिट में है, इधर भी आप लिख दो 10,000। तो आपका डेबिट साइड शॉर्टफॉल हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखोगे टू बैलेंस सी बाई डी 10,000। तो चूंकि शॉर्टफॉल डेबिट में हो रहा है तो आपका बैलेंस क्या है, क्रेडिट। यानी जिधर शॉर्टफॉल हो रहा है, जिधर कम हो रहा है, जिस साइड आप सी बाई डी लिख रहे हो उसके अपोजिट का जो बैलेंस होता है वो आपका एक्चुअल में बैलेंस कर रहा है, ठीक है। चलो, तो आपने अभी तक मैं कुछ भी नया नहीं बताया हूं, मैं बस ये बताया हूं कि कैसे जर्नल से लेजर करते हैं। और देखो, अभी लेजर से हम लोग कैसे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो पहला अप्रोच हम लोग देखें कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आपके पास रहेगा, बिजनेस ट्रांजेक्शन से आप जर्नल तैयार करोगे और जर्नल से आप लेजर तैयार करोगे, और लेजर का जो बैलेंस आएगा उसी से अब आप ट्रायल बैलेंस तैयार करने वाले हैं। तो चलो, अब लोग हम लोग ट्रायल बैलेंस देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस कैसे तैयार होगा। अब आपके सामने में ये जो है वो लेजर का बैलेंस आ चुका है, तो अब हम लोग ट्रायल बैलेंस तैयार करने वाले हैं। तो ट्रायल बैलेंस जो होता है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि किसके बुक में ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग क्या आएगा, ट्रायल बैलेंस ऑफ, मान के चलो जिसके भी, मान के चलो मोहन, सोहन, रमेश, जिसके भी बुक में बना रहे हो, जिस कंपनी के भी बुक में बना रहे हो उसका नाम डालोगे। फिर एज ऑन, क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो होता है एक पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस जो होता है एक पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है। तो अभी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सुन रहे होंगे, लिखने पे फोकस मत कीजिए, ठीक है। अभी आप पूरा अटेंटिव होकर मेरे कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। चलो, ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग
हम लोग इसका फॉर्मेट बनाने वाले। तो बेसिकली इसके जो कॉलम होंगे वो कितने कॉलम होंगे, इसके भी 5 कॉलम होंगे। इसके भी कितने कॉलम होंगे, 5 कॉलम। चलो, तो एक कॉलम जो होता है वो होता है सीरियल नंबर का। एक कॉलम किसका होता है, सीरियल नंबर का। दूसरा कॉलम होगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का। दूसरा कॉलम कौन सा होगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट। ठीक है। एंड ये होता है लेजर फोलियो, यानी लेजर का पृष्ठ संख्या, लेजर का नंबर, लेजर का जो नंबर होगा वो इसमें आएगा। चलो, अब हम लोग यहां पे नोट करते हैं। इसका जो हेडिंग है इसको समझो, ये सीरियल नंबर होगा, फिर होगा डेट, सॉरी डेट नहीं, यहां पे होगा, यहां पे यहां पे होंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। यहां पे क्या होंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। फिर होंगे लेजर फोलियो, डेबिट का रुपीज, अमाउंट एंड रुपीज, एंड क्रेडिट का अमाउंट एंड रुपीज। चलो, अब यहां पे देखो, क्योंकि हम एक सीरियल नंबर देते चलेंगे, जैसे कैश को हम सीरियल नंबर 1 में रख रहे हैं, सबसे पहले कैश अकाउंट है तो कैश को सीरियल नंबर 1 में रखें। फिर दूसरा कौन सा अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, तो परचेज अकाउंट को सीरियल नंबर 2 में रखें। ठीक है, वो नॉर्मली हम लोग सीरियल नंबर के लिए सीरियल नंबर यहाँ पे यूज करेंगे। फिर सेल्स अकाउंट, फिर चौथा आया कैपिटल, तो चौथा कैपिटल अकाउंट। बहुत आसान है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जिस साइड शॉर्टफॉल करता है, जिस साइड सी बाई डी लिखते हैं, उसके अपोजिट का बैलेंस होता है। ठीक है, तो हम लोग आप देख सकते हो कि कैश के जो कैरिड डाउन है वो क्रेडिट साइड में, इसका मतलब कैश का बैलेंस क्या है, डेबिट है। कितने का, 11,000 से शॉर्टफॉल कर रहे हैं, तो कैश का बैलेंस डेबिट है 11,000 से। क्लियर। चलो, अब परचेज अकाउंट देखो, परचेज अकाउंट किधर शॉर्टफॉल कर रहा है, यानी किधर सी बाई डी लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड लिखा हुआ है 5,000, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, इसका मतलब बैलेंस है डेबिट साइड 5,000। सेल्स देखो, सेल्स किधर शॉर्टफॉल कर रहा है, सी बाई डी किधर लिखा हुआ है, डेबिट साइड लिखा हुआ है, इसका मतलब सेल्स का बैलेंस क्या है, क्रेडिट है 6,000। उसी तरह से कैपिटल भी देखो, शॉर्टफॉल कर रहा है आपका डेबिट साइड में 10,000 से, हम तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 10,000। ठीक है, इसके बाद आप टोटल करोगे, डेफिनेटली डेबिट और क्रेडिट आपका मैच करेगा ही करेगा। क्यों करेगा, तभी नहीं कर सकता है जब आपने कोई मिस्टेक किया हो जर्नल तैयार करने में और पोस्टिंग करने में। क्योंकि अब जब कैश 10,000 से डेबिट करते हो तो किसी ना किसी को क्रेडिट किए होंगे। आप देखो यहां पे, ने जब कैश को डेबिट किया, यहाँ पे बिजनेस जब स्टार्ट किए थे तो कैश को डेबिट किए थे 10,000 से, तो किसी न किसी को क्रेडिट किए, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किए। यानी कि कैश अगर डेबिट में 10,000 लिखे कैश के साइड में, तो कैपिटल के साइड में आप क्रेडिट लिखे, यानी कि जितना से डेबिट लिख रहे हैं उतना से ही क्रेडिट में लिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर कैश का 10,000 डेबिट है तो पक्का किसी न किसी का क्रेडिट हुआ है, यानी कि जितना डेबिट से हुआ है उतना ही क्रेडिट। अगर आपने गलती किया है तभी आपका ट्रायल बैलेंस डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं करेगा, अदरवाइज मैच करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब अगर आपने खुद से जर्नल प्रिपेयर किए हैं, लेजर पोस्टिंग किए और करेक्ट किए हैं, तो आपका डेबिट और क्रेडिट हमेशा मैच किया गया। जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि हमारा डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहा है। 11,000 और 5,000 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 16,000। यहाँ भी 6,000 और 10,000 को जोड़ोगे तो कितना हो रहा है, 16,000। तो हमारा जो टोटल है वो मैच कर रहा है, टोटल जो है वो हमारा मैच कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक लाइन खींच के ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, मिला देंगे, यानी आपका ट्रायल बैलेंस बन के तैयार हो। तो एक तो ये तरीका है जो मैंने अभी आपको बताया। अभी मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको, अगर आपके पास बिजनेस ट्रांजेक्शन्स दिए हुए होंगे और अगर बोला जाएगा आप ट्रायल बैलेंस तैयार कीजिए, तो आप बिजनेस ट्रांजेक्शन से डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस नहीं तैयार कर सकते हो। उस बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को पहले जर्नल प्रिपेयर करोगे, उसके बाद आप लेजर में पोस्ट करोगे और उसके बैलेंस से आप ट्रायल बैलेंस तैयार करोगे। आई होप मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल जाएगा, लंबा जाएगा, लेकिन मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। एक तरीका ये है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का। अब दूसरा अप्रोच हम लोग देखने वाले हैं, दूसरा तरीका क्या होगा, सो देखो। तो दूसरा तरीका है, हम लोग दूसरा तरीका देखने वाले हैं। देखो, दूसरा जो वे है वो होता है कि आपके पास, दूसरा होता है कि आपके पास लेजर बैलेंस दिए हैं,
लेजर बैलेंस क्या है, गिवन है, लेजर बैलेंस गिवन है। पहला तरीका क्या था, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स गिवन था, अभी क्या है, लेजर के बैलेंस दिए हुए हैं, ठीक है, लेजर के बैलेंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो उससे आपको बोला जा रहा है ट्रायल बैलेंस तैयार करने के लिए। जैसे कि मान के चलो लेजर के बैलेंस बहुत सारे हैं, कैश के बैलेंस दिए हुए हैं 10,000, कैपिटल के बैलेंस दिए हुए हैं, ठीक है 20,000, परचेज दिए हुए हैं 5,000, सेल्स दिए हुए हैं, ठीक है, एटसेट्रा, सेल्स दिए हुए हैं 10,000, ठीक है, कोई भी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 5,000, ठीक है। इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट बैलेंस दिए हुए हैं। अब इससे आपको क्या करने हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने हैं। अब यहां पे आपको बैलेंस दिए हुए, इसके मतलब है कि यहाँ पे ऑलरेडी जर्नल पोस्ट हो रखा है, लेजर तैयार हो गया है, बस आपको बैलेंस दिया हुआ है। लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन में आपको बैलेंस बता दिया रहेगा कि डेबिट है या क्रेडिट है, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन में आपको नहीं बताएगा कि बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है। उस केस में आप कैसे करेंगे, तो उस केस में अगर आपको लेजर का बैलेंस दिखा दिया हुआ है बट ये नहीं दिया हुआ है कि वो डेबिट में है या क्रेडिट में है, तो आपको ये जो मैंने सिखाया था जर्नल से पहले, मैंने रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट का एक कॉन्सेप्ट बताया था, मॉडर्न अप्रोच का कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट को के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि जैसे कि देखो यहाँ पे कैपिटल, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, सेट, ठीक है, और इनकम, ठीक है, या रेवेन्यू, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूँ, कैपिटल, लाइबिलिटीज, ठीक है, एक्सपेंसेस, असेट, रेवेन्यू, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ मॉडर्न अप्रोच के तहत जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स थे, मॉडर्न अप्रोच के तहत जो रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आपको इस ये रूल्स ऑलरेडी मैं पढ़ा रखा हूं तो मैं इस पे डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। बस यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखो इसको बोलते हैं क्लियर, CLEAR, आपको याद रहेगा, CLEAR, क्लियर। सी फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटीज, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट्स, R फॉर रेवेन्यू। इस फॉर्मूला के तहत, इस मॉडर्न अप्रोच के रूल्स के तहत क्या होता है कि एसेट और एक्सपेंसेस इन दोनों का बैलेंस डेबिट होता है, डेबिट होता है। मतलब अगर एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ता है, फेवरेबल की ओर जाता है तो डेबिट होता है, लेकिन अगर घटता है तो क्रेडिट होता है। तो बैलेंस जो होता है वो फेवरेबल की ओर दिखाया जाता है, यानी एसेट और एक्सपेंसेस अगर आपका बढ़ता है तो डेबिट होता है, यानी एसेट और एक्सपेंसेस का बैलेंस जो है वो डेबिट होता है। बाकी कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू, कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू, इन तीनों का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। यानी कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू, ये तीनों बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और घटता है तो डेबिट होता है। ये रूल्स ऑलरेडी आप लोग देखे होंगे। तो उस हिसाब से सारे एसेट्स और एक्सपेंसेस के जो होते हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ क्लियरली नहीं बताया हो तो हमेशा एसेट्स और एक्सपेंसेस के बैलेंस डेबिट होते हैं, कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो कैश क्या है, एसेट है, कैश क्या है, एसेट है, तो इसके बैलेंस क्या होंगे, डेबिट होंगे। कैपिटल क्या है, कैपिटल में फॉल होता है, सी फॉर कैपिटल, तो यहाँ पे क्रेडिट होंगे। परचेज, परचेज एक्सपेंसेस में फॉल होता है तो वो डेबिट होगा। सेल्स इनकम में फॉल होता है यानी रेवेन्यू में फॉल होता है तो वो क्रेडिट होगा। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में फॉल होता है तो वो डेबिट होगा। और इसी बैलेंस को आपको ट्रायल बैलेंस में पुट कर देना है, यानी ट्रायल बैलेंस में आपको दिखा देना है। तो ट्रायल बैलेंस मान के चलो ये आपका ट्रायल बैलेंस है, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, अब जैसे कि ये हो गया आपका सीरियल नंबर, आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, वो फॉर्मेट आगे मैं आपको बता दिया हूं, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट।
अब देखो कैश का बैलेंस क्या है, 10,000, तो मैंने 10,000 लिख दिया। ठीक है, फिर कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट साइड में 20,000, परचेज का बैलेंस 5,000 डेबिट साइड में। ठीक है, सेल्स का बैलेंस 10,000 क्रेडिट साइड में, एक्सपेंसेस का बैलेंस 5,000। अब आप डेबिट और क्रेडिट करोगे तो ये मैच कर जाएगा। ठीक, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बुक्स में आप अगर आप खुद से जर्नल प्रिपेयर करे हो, पोस्टिंग किए हो और आपको भरोसा कि आपने सही सही बनाया, तो कभी भी ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैच ना करे। ठीक है, मैच करेगा ही करेगा। लेकिन आपने खुद से जर्नल प्रिपेयर नहीं किया, पोस्ट नहीं किया, आपके बुक्स में दिया हुआ है कि बैलेंस है, तो कभी कभी क्या होता है कि बैलेंस गलत भी दिया रहता है, यानी कि किसी गलती की वजह से पोस्टिंग में या जर्नल में पोस्टिंग की वजह से आपके बुक्स में दिया रहेगा कि ये सारा बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस बनाओ। और आप जब ट्रायल बैलेंस को जोड़ते हो तो आप तो ये सीखे हो कि ट्रायल बैलेंस हमेशा क्या होता है, मैच करता है, डेबिट इजकल टू क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है, लेकिन कभी कभी मैच नहीं करता। तो उस केस में जो होता है, जितना से मैच नहीं करता, वो ये माना जाता है कि अकाउंटेंट ने कोई मिस्टेक की है जिसके वजह से डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहा है। तो जितना से डिफरेंस आ रहा है उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाता है। उसको कहां डाल दिया जाता है, सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो जितना से डिफरेंस आ रहा है उसको हम लोग भी सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, और फिर ये एक्सपेक्ट किया जाता है अकाउंटेंट से कि क्योंकि अभी समय नहीं है तो चलो ट्रायल बैलेंस को मिलाने के लिए आप सस्पेंस अकाउंट में डाल दोगे, लेकिन बाद में अगर आप कहीं ना कहीं गलती किए हो, उस गलती को ढूंढोगे और उस सस्पेंस अकाउंट को क्लियर करोगे। तो आई होप आपको ये तरीका समझ में आ गया। एक तरीका तो आपने ये सीखा कि जर्नल, आपके पास बिजनेस ट्रांजेक्शन्स दिए हैं, वहां से आप जर्नल प्रिपेयर करो, लेजर पोस्ट करो, तब ट्रायल बैलेंस बनाओ। दूसरा तरीका आपने ये सीखा कि बैलेंस दिए होंगे और बैलेंस से सीधे आपको बनाना है, तो वहां पे आपको मॉडर्न अप्रोच ऑफ रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स याद रखने हैं और उस रूल्स के हिसाब से आपको लेजर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अब हम लोग ठीक है वन बाय वन करके ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है, मैंने समझाने का काम पूरा कर दिया, अब हम लोग लिखते हैं सारे लेजर अकाउंट्स के डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है और कितना बैलेंस है। सो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट विच शोज द बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट। ठीक है, चलो ट्रायल बैलेंस से हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जो होता है पोस्टिंग का, ये भी पता चलता है। अब ये कैसे पता चलता है, तो मैंने आपको बताया था कि जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो तो इसका जो होता है डेबिट और क्रेडिट जो होता है वो बराबर होता है, और अगर बराबर नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि हमारा जो पोस्टिंग है वो अरिथमेटिकली करेक्ट नहीं है। इसीलिए यह हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जो होता है पोस्टिंग का वो भी बताता है। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, इसमें सारे अकाउंट्स का डिटेल रहता है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इसमें सारे अकाउंट्स जैसे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट एटसेट्रा, वो सारा डिटेल्स जाते रहता है। ठीक है, सारे एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस के जो भी जितने भी लेजर अकाउंट्स है उस सारे के डेबिट और क्रेडिट में बैलेंस दिखते हैं। ठीक है, और इसी बैलेंस के हेल्प से यानी कि ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। सो इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है, चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस जो बनाया जाता है वो मॉडर्न अप्रोच के रूल्स के हिसाब से बनाया जाता है, यानी मॉडर्न अप्रोच के जो डेबिट और क्रेडिट के रूल हैं उसके हिसाब से बनाया जाता है। तो डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल है, एसेट और एक्सपेंसेस, एसेट और एक्सपेंसेस ये क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। बाकी कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू ये क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। यानी कि एसेट और एक्सपेंसेस अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है और कैपिटल, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। क्लियर है, चलो ठीक है। अब आगे देखो, ट्रायल बैलेंस जो है वो एक पर्टिकुलर डेट पे तैयार होता है, यानी किसी एक पर्टिकुलर डेट पे तैयार होता है। चलो अब बात करते हैं मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस बनाने की क्या मेथड्स है। तो 3 मेथड है ट्रायल बैलेंस को बनाने की। एक तो होता है टोटल मेथड, दूसरा होता है बैलेंस मेथड और तीसरा होता है टोटल कम बैलेंस मेथड।
टोटल मेथड क्या होता है, इसमें लेजर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड के टोटल से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। क्या मैं बोल रहा हूं, लेजर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड के टोटल से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। अब लेट सपोज एक इसका एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे कैश अकाउंट है, ये देखो कैश अकाउंट के डेबिट में भी होगा कुछ, क्रेडिट में भी कुछ होगा। लेट सपोज कैश टू कैपिटल हुआ, ठीक है 10,000, ठीक है, फिर कैश टू सेल्स हो गया 5,000, ठीक है, खरीदे तो बाय परचेज हो गया 3,000, ठीक है। अब अगर मैं टोटल की बात करूं तो डेबिट और, मैंने क्या बोला कि इस मेथड में लेजर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड के टोटल से ट्रायल बनाया जाए, यानी कि जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो इसका डेबिट साइड का टोटल कितना हो रहा है 15,000, कितना हो रहा है 15,000, और इधर कितना हो रहा है 3,000, ठीक है। तो जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड में, ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड में जो कैश अकाउंट लिखूंगा वो डेबिट में लिखूंगा 15,000 और क्रेडिट में लिखूंगा 3,000। समझ गया कि टोटल मेथड में क्या हो रहा है कि डेबिट साइड भी आ रहा है और क्रेडिट साइड भी आ रहा है, यानी कि डेबिट साइड का जो लेजर का जो टोटल रहता है वो लिखते हैं और क्रेडिट साइड के लेजर का जो टोटल होता है वो लिखते हैं। बट ये मेथड जो है पॉपुलर नहीं है, ये मेथड बस हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस में जो होता है वो बैलेंस मेथड का यूज होता है, तो बैलेंस मेथड को समझते हैं। इस मेथड में क्या होता है, प्रत्येक लेजर अकाउंट के डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, यानी या तो बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ठीक है, उस मेथड से बैलेंस बनाया जाता है। अगर मान के चलो ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर है, ठीक है, जिसमें कोई बैलेंस ही नहीं है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट बराबर है जिसमें कोई बैलेंस ही नहीं है, उसे हम ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे, उसे हम ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे। तो जैसे इसी एग्जांपल से कंटिन्यू करते हैं, अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर आप अगर टोटल करते हो तो नॉर्मली जो आपको लेजर कैसे सिखाया गया है कि डेबिट जिसका साइड ज्यादा होता है उसको दोनों साइड लिखते हैं, यानी कि 10-15 हजार डेबिट में ज्यादा है दोनों साइड में मैंने लिख दिया, और देख रहे हैं 3,000 यानी कि 12,000 से डिफरेंस आ रहा है, इसको हम बोलते हैं बाय बैलेंस सी बाई डी। और जिस साइड बाय बैलेंस सी बाई डी आता है, यानी जिस साइड सी बाई डी आता है, इसका मतलब उसका अपोजिट उसका बैलेंस होता है, यानी कैश का क्रेडिट साइड में सी बाई डी आ रहा है, इसका मतलब कैश का बैलेंस क्या है, डेबिट है, कितना से 12,000 से। तो जब मैं ट्रायल बैलेंस मेथड से बनाऊंगा तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड नहीं लिखूंगा, किसी एक साइड जो बैलेंस होगा वो लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि कैश का कितना बैलेंस आ रहा है 12,000 बैलेंस आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 12,000 लिख दूंगा। क्लियर है, चलो। अब मैंने ये भी बोला कि अगर मान के चलो डेबिट और क्रेडिट, डेबिट भी 15,000 आ रहा है, क्रेडिट साइड भी 15,000 आ रहा है, यानी बाय बैलेंस सी बाई डी नील आ रहा है, उस केस में उसको ट्रायल बैलेंस पे हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अब अगला मेथड की बात करते हैं, टोटल कम बैलेंस मेथड। ये भी मेथड देखो, मैं आपको इंडस्ट्री में जो आप सीखने वाले हो बनाने वाले हो एक्चुअल में बैलेंस मेथड ही बनाओगे, लेकिन हाँ कभी आपको अगर एग्जाम में पूछ देता है टोटल मेथड, टोटल कम बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस, तो ये भी जान लो कि टोटल मेथड में डेबिट साइड भी लिखा जाता है, क्रेडिट साइड भी लिखा जाता है। बैलेंस मेथड में केवल बैलेंस को लिखा जाता है, टोटल कम बैलेंस मतलब टोटल मेथड भी फॉलो करना है, बैलेंस मेथड भी फॉलो करना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो इस केस में जो ट्रायल बैलेंस बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ट्रायल बैलेंस का जो कॉलम होगा वो 4 कॉलम होगा, 4 कॉलम, यानी डेबिट क्रेडिट, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। अब जैसे कि मैं लकीर से ही बना देता हूं मेरे को। अब यहाँ पे क्या होगा, इस दशा में देखो 4 बन जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 और 4, ठीक है। और ये एक जर्नल फोलियो लेजर फोलियो जो होता है वो तो होगा ही, फिर सीरियल नंबर जो होता है वो होगा ही, ठीक है। चलो इसको फटाफट देखते हैं। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे डेबिट बैलेंस, यहां पे क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, डेबिट अमाउंट टोटल और क्रेडिट अमाउंट टोटल। अब अगर मान के चलो यहाँ पे हमको टोटल कम बैलेंस मेथड बनाते हैं, तो लेट सपोज कैश अकाउंट का बैलेंस तो 12,000 था डेबिट साइड में,
लिख दिए 12,000, यानी एक डेबिट आ गया तो क्रेडिट का बैलेंस नहीं हुआ, किसी एक साइड ही बैलेंस आएगा। लेकिन अब जब टोटल मेथड से बनाए थे तो टोटल मेथड में क्या किए थे, डेबिट में 15,000 लिखे थे और क्रेडिट में 3,000 लिखे थे। यानी कि आप यहाँ पे बैलेंस मेथड का भी ट्रायल बैलेंस बना रहे हो और टोटल मेथड का भी ट्रायल बैलेंस बना रहे हो। लेकिन मोस्ट पॉपुलर मेथड जो है जिससे हम लोग सीखेंगे, जिससे एक्चुअली में हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, वो है बैलेंस मेथड। तो ये मेथड हमेशा याद रखना है। इस मेथड में लेजर का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस जो होता है उसको पिक करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। और इस मेथड में जिन लेजर का कोई बैलेंस नहीं होता उसे ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया जाता। बाकी टोटल मेथड में डेबिट साइड और टोटल क्रेडिट साइड जोड़ देते हैं। टोटल कम बैलेंस में बैलेंस मेथड का जो ट्रायल बैलेंस है वो भी आता है, टोटल मेथड का जो ट्रायल बैलेंस है वो भी आता है। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अप्रोच टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। इसके लिए मैं ऑलरेडी सेपरेट लेक्चर दे दिया और उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया हूं अभी, ठीक है। वैसे फिर भी यहाँ पे मैं बस आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर लो कि दो अप्रोच होता है। एक तो आपके पास बिजनेस ट्रांजेक्शन्स दिए होंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन से जर्नल बनाओगे, जर्नल से लेजर तैयार करोगे और उस लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाओगे। तो जब लेजर तैयार करोगे तो जो बैलेंस आएगा या तो डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा या इक्वल आएगा, यानी डेबिट भी और क्रेडिट भी, यानी कोई बैलेंस ही नहीं आया। इसका मतलब जो बैलेंस नहीं आया उसको तो हम ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे ही नहीं। अगर बैलेंस आता है या तो डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा तो उसको उस हिसाब से ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे। लेकिन दूसरा अप्रोच होता है कि आपको केवल लेजर बैलेंस दिए हैं, उससे आपको ट्रायल बैलेंस बनाने हैं। तो लेजर बैलेंस दिए हैं तो वहां पे आप जो है, अब आपको अगर ये नहीं बोला कि डेबिट है या क्रेडिट है तो वहां पे आप जो अप्रोच यूज करोगे वो मॉडर्न अप्रोच ऑफ रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट यूज करोगे। अप्रोच वही क्लियर कट अप्रोच है, याद रखना। सी फॉर क्या होता है, कैपिटल। सी फॉर कैपिटल, और कैपिटल का बैलेंस क्या होगा, हमेशा क्रेडिट होगा। हमेशा क्रेडिट होगा मतलब बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, अगर घट रहा है तो डेबिट होगा। उसी तरह से लाइबिलिटीज का भी बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। और रेवेन्यू का भी बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। रेवेन्यू यानी इनकम का भी बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। और एसेट और एक्सपेंसेस, ई फॉर क्या होता है, एक्सपेंसेस, ए फॉर होता है एसेट, ठीक है। इन दोनों का बैलेंस डेबिट होता है, यानी बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो ये चीज याद रखना है कि अप्रोच जो होते हैं या तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स दिए रहेंगे और आपको बोलेंगे जर्नल बनाओ, लेजर बनाओ, उससे ट्रायल बैलेंस बनाओ, या आपको डायरेक्ट लेजर के बैलेंस दे दिए हैं। हो सकता है जर्नल बनाने के लिए ना बोले डायरेक्ट लेजर बनाओ, तो उससे आपको ट्रायल लेजर बना के ट्रायल बैलेंस बनाने हैं, या फिर लेजर बैलेंस दिए हो उससे आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये क्लियर का कॉन्सेप्ट कि आपका जो कैपिटल होता है, लायबिलिटीज होता है, रेवेन्यू होता है, वो हमेशा क्रेडिट में जाता है और एसेट और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट में जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेट की। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया हूं मैं, ये फॉर्मेट बेसिकली ये कौन से मेथड की है, बैलेंस मेथड की। क्योंकि हम लोग, मैं आपको ऑलरेडी बोल दिया कि टोटल मेथड और टोटल कम बैलेंस मेथड कोई प्रैक्टिस में नहीं है। तो हम लोग का जो बेसिकली हम लोग को सीखना है वो ट्रायल बैलेंस मेथड से ही सीख रहा है। तो ये जो फॉर्मेट है वो किस मेथड से है, बैलेंस मेथड के लिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फॉर्मेट क्या रहेगा। ट्रायल बैलेंस ऑफ जिस कंपनी के, जिस प्रोप्राइटरशिप फर्म के या जिस पार्टनरशिप फर्म का आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो उसका नाम होगा। मोहन के बुक में बना रहे हो, सोहन के बुक में बना रहे हो, या एबीसी लिमिटेड के बुक में बना रहे हो, जिसके बुक में बना रहे हो उसका नाम होगा। फिर मैंने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर डेट को तैयार किया जाता है। तो जिस तारीख को बनाते हैं, हो सकता है महीना के अंत में बनाए या फिर क्वार्टर के एंड में बनाए या फिर ईयर के एंड में बनाए, तो वो डेट रहेगा। मान के चलो अगर हम साल के अंत में बनाते हैं 31/12/2021, 31/12/2021, तो आप ये ध्यान रखना कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ट्रायल बैलेंस के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, जिसमें कि सारे अकाउंट्स के डिटेल जाते हैं। तो बेसिकली अकाउंट्स जो होते हैं 5 टाइप के होते हैं। जो नेचर जो होता है अकाउंट्स का, उसमें बहुत सारे आपको अकाउंट्स, मैंने बस 5 दिया कि 5 नेचर के अकाउंट्स मिलेंगे। एक तो कैपिटल के नेचर के मिलेंगे, लायबिलिटीज के नेचर के मिलेंगे, एक्सपेंसेस के नेचर के, एसेट्स के और रेवेन्यू के नेचर के मिलेंगे, ठीक है। कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड में जाएगा, लायबिलिटीज क्रेडिट साइड में जाएगा, एसेट्स और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड में जाएगा, और रेवेन्यू यानी इनकम हमेशा क्रेडिट साइड में जाएगा। ये फॉर्मेट है। सीरियल नंबर रहेगा। इसमें याद रखना डेट, ट्रायल बैलेंस में डेट वाइज नहीं होता क्योंकि इसमें लिस्ट ऑफ अकाउंट्स के बैलेंस आते हैं। तो इसमें सारे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स आएंगे। लेजर फोलियो, ये जिस पेज नंबर से लिया गया है, जिस लेजर का जो अपना पेज नंबर होगा वो पेज नंबर उसमें आएगा, यानी पृष्ठ संख्या, जिस नंबरिंग होता है, हर लेजर का एक नंबर होता है, वो नंबर हम उसमें लिखेंगे, ठीक है। डेबिट अमाउंट इंडियन करेंसी में बना रहे हैं तो रुपीज का लगाएंगे, ठीक है। चलो
और जब आप पूरा लिस्ट ऑफ अकाउंट्स जोड़ देंगे तो लास्ट में आप डेबिट और क्रेडिट को जोड़ोगे। डेबिट और क्रेडिट हमेशा मैच करना चाहिए। अब जैसे कि मैं यहाँ पे बताया आपको, देखो यहाँ पे मैंने बताया कि अगर आप खुद से, आपके पास ट्रांजेक्शन्स दिए हुए, वहां से बिजनेस ट्रांजेक्शन से जर्नल बनाए, लेजर बनाए, ट्रायल बैलेंस बनाए, तो अगर आप कहीं गलती करते हो उसी दशा में आपका डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं करेगा। नहीं तो अगर आप जर्नल बिल्कुल परफेक्टली बनाते हो, लेजर आपको परफेक्टली बनाते हो, तो डेबिट और क्रेडिट मैच करेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर डेबिट और क्रेडिट मैच क्यों करेगा? क्योंकि आप कभी ऐसा जर्नल बनाए हो जिसका डेबिट लिखे हो और क्रेडिट नहीं लिखे हो। कोई भी ट्रांजेक्शन ले लो, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश को अगर डेबिट किए तो कहीं ना कहीं दूसरे किसी नेचर के ट्रांजेक्शन्स को भी आप क्रेडिट किए, यहाँ पे आपने कैपिटल को क्रेडिट किया, तो कभी कैश आ रहा है तो कुछ ना कुछ जा रहा है या कुछ ना कुछ उसका दूसरा इफेक्ट हो रहा है। यानी जहां डेबिट होता है वहां जितना से डेबिट होता है उतना से क्रेडिट भी होता है। आपने जितने जर्नल्स बनाए हैं आपने ये देखा कि जितना से डेबिट कर रहे हैं उतना से ही आप क्रेडिट कर रहे हैं। तो हमेशा जो होता है लेजर में भी, जितना से आप डेबिट में अगर किसी एक अकाउंट्स को बढ़ा रहे हो तो किसी दूसरे अकाउंट्स के क्रेडिट में आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए डेबिट और क्रेडिट हमेशा मैच करेगा। लेकिन इंसान है, कभी कभी गलती हो जाती है। अगर गलती हो गई, लेजर के बैलेंस में आप दिए, आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो और आपका डेबिट और क्रेडिट किसी कारणवश मैच नहीं कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं गलती हुई है। अब आपके पास इमीडिएटली तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आप उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दोगे। कहां डालोगे? सस्पेंस अकाउंट में। अगर डेबिट और क्रेडिट के डिफरेंस में अगर कुछ आ रहा है तो डिफरेंस अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट में डाल दोगे, और हमेशा के लिए सस्पेंस अकाउंट को छोड़ नहीं देना है। ठीक है, जैसे ही सस्पेंस अकाउंट से ट्रायल बैलेंस तो मिला दिए, लेकिन फिर बाद में जाके देखना है कि कहां गलती हुआ है, उस गलती को सुधारना है और सस्पेंस अकाउंट को क्लियर करना है। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने आपको दिया है कुछ की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, वैसे अगर आप मेरा जर्नल और लेजर का अच्छे से क्लास किए होंगे तो ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको दिखा दिया हूं जिससे कि आपको कोई किसी भी तरह की दिक्कत ना आती आए। चलो अब बात करते हैं ड्रॉविंग्स की। ड्रॉविंग्स क्या होता है? इससे कैपिटल रिड्यूस होता है, और आपको पता है कि कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने गलती लिखा है, ड्रॉविंग से कैपिटल रिड्यूस होता है और कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो कैपिटल अगर घटेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं परचेज। परचेज क्या होता है? एक एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट होता है, इसीलिए उसका डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। फिर बात करते हैं परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवार्ड। रिटर्न आउटवार्ड या परचेज रिटर्न दोनों एक ही नाम है। अब बात करो रिटर्न आउटवार्ड क्या होता है? रिटर्न आउटवार्ड यानी कि रिटर्न बाहर जाना, आउटवार्ड मतलब बाहर जाना। यानी आप जो कोई माल खरीदे थे, आपको पसंद नहीं आया, आप वापस कर रहे हो उसको, तो परचेज रिटर्न का ही दूसरा नाम है रिटर्न आउटवार्ड। अब चूंकि परचेज एक्सपेंसेज है, अब वो आपने वापस कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है? एक्सपेंसेस रिड्यूस होता है। उससे क्या होता है? एक्सपेंसेस रिड्यूस होता है। तो अगर एक्सपेंसेस डेबिट होता है और एक्सपेंसेस को कम करना है, तो इसीलिए हम परचेज रिटर्न को हमेशा क्रेडिट में दिखाते हैं। ठीक है, तो परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवार्ड जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल्स चूंकि रेवेन्यू है तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवार्ड। सेल्स रिटर्न क्या होता है कि आपने बेच दिया, लेकिन अगर कस्टमर को पसंद नहीं आया, कुछ कमी निकल गया, कुछ फॉल्ट निकल गया, तो कस्टमर आपको वापस कर देता है, उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। तो वो बेचा हुआ माल हमारे फैक्ट्री में वापस आ रहा है, यानी इन हो रहा है, तो उसको हम रिटर्न इनवार्ड बोलते हैं। सेल्स रिटर्न का ही दूसरा नाम है रिटर्न इनवार्ड। तो इससे क्या होता है कि आप जब सेल्स बुक करते हो तो आप रेवेन्यू बुक करते हो, आपका इनकम बढ़ता है, लेकिन जब वो कस्टमर आपको वापस कर देता है तो उससे रेवेन्यू क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होता है, अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, घटता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्लियर है? इनपुट जीएसटी, मैंने आपको जब जीएसटी अकाउंटिंग पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि इनपुट जीएसटी क्या होता है? हमारे लिए एसेट होता है, तो एसेट का बैलेंस डेबिट होगा। और आउटपुट जीएसटी, चूंकि जीएसटी हम कस्टमर से कलेक्ट करते हैं तो उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं, क्योंकि वो मेरा खुद का पैसा नहीं रहता है, वो हमको गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है, इसीलिए वो क्या माना जाएगा? लाइबिलिटीज माना जाएगा, उसका बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब बात करते हैं, आपके मन में कंफ्यूजन होता रहेगा, कभी कभी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा लीज होल्ड और फ्री होल्ड, दोनों एक ही होता है। लीज होल्ड, फ्री होल्ड, प्रीमिसेस। प्रीमिसेस मतलब आपका जो बिजनेस प्रीमिसेस है उसको लीज होल्ड, लीज पे लिए हैं तो वो लीज होल्ड हो गया, और फ्री होल्ड हो गया प्रीमिसेस। वो एसेट होता है और उसका डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, बैंक लोन, अगर बैंक से कर्जा लेते हो लाइबिलिटीज होता है क्रेडिट बैलेंस। उस पर अगर आप ब्याज चुकाते हो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, आपने जो कर्जा लिया और उस पर ब्याज चुकाए तो वो एक खर्चा है और उसका बैलेंस डेबिट होता है। ठीक है, आपके पास पैसा था, आपने इन्वेस्टमेंट किया किसी भी चीज में, इन्वेस्टमेंट आप एसेट में कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट आप
इन्वेस्टमेंट आप एसेट में कर सकते हो तो उसका डेबिट बैलेंस होता है, और उस पे जो ब्याज मिलता है वो हमारे लिए रेवेन्यू होता है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन ये हमारे लिए एसेट होता है, तो इसका बैलेंस क्या होता है, एसेट होता है, तो उसका बैलेंस डेबिट होगा। बात करते हैं पेटी कैश की। पेटी कैश क्या होता है? पेटी कैश आपको छोटा छोटा कैश, छोटा छोटा एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है, तो वो पेटी कैश होता है, वो एसेट्स होता है और उसका डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बता चुका है, वो खर्चा जो आउटस्टैंडिंग है लेकिन खर्चा हो चुका है, तो हमारे लिए लाइबिलिटीज होता है और लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, खर्चा एडवांस में पेमेंट कर दिए, एसेट होता है, उसका डेबिट बैलेंस होता है। अक्रूड इनकम, कमा लिए हैं लेकिन अभी तक मिला नहीं है, एसेट होता है, उसका डेबिट बैलेंस होता है। अनअक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम मतलब कमाए नहीं है लेकिन पैसा पहले मिल गया, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटीज होता है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। कैरेज ऑन परचेज, कैरेज इनवार्ड, क्या होता है देखो, जब आप गुड्स खरीदते हो तो ऐसा नहीं होता कि वो आपको फैक्ट्री तक पहुंचा देता है। अगर आप गुड्स खरीदते हो तो उसको आपको अपने फैक्ट्री तक लाना पड़ता है, और उस लाने में जो कैरेज जाता है, जो भाड़ा लगता है, उसको कैरेज ऑन परचेज बोलते हैं, और उसी को कैरेज इनवार्ड भी बोला जाता है। क्वेश्चन होता है इनवार्ड क्या होता है? इनवार्ड मतलब अंदर की ओर आ रहा है, यानी आपका गुड्स अंदर की, आपके फैक्ट्री की ओर आ रहा है, उसमें जो भाड़ा लगा उसको कैरेज इनवार्ड बोलते हैं। अब सेम अपोजिट, अगर जब आप बेच रहे हो तो कभी कभी क्या होता है कि आप बेचते हो तो कस्टमर के फैक्ट्री तक पहुंचाना पड़ता है, तो उसको कैरेज ऑन सेल्स बोलते हैं। ठीक है, और चूंकि आप बेच रहे हो तो आपका जो माल है उसको आप अपने फैक्ट्री से बाहर ले जाने के लिए जो भाड़ा चार्ज करते हो उसको हम कैरेज आउटवार्ड बोलते हैं। तो लेकिन दोनों क्या होते हैं? खर्चे होते हैं। हाँ, फाइनल अकाउंट में हम लोग सीखेंगे कि इसका अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, लेकिन दोनों क्या होते हैं? खर्चे होते हैं। तो आपके मन में ये कंफ्यूजन होगा कि इसका डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट होगा, तो दोनों का बैलेंस डेबिट होगा, क्योंकि दोनों हमारे लिए क्या है? खर्चे। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि आप देखते होंगे कि आप जो एंट्री करते हो, आप परचेज का एंट्री करते होंगे, ठीक है, सेल का एंट्री करते होंगे, ठीक है, लेकिन आप कभी भी स्टॉक का एंट्री करते हैं क्या? क्लोजिंग परचेज का एंट्री जब खरीदते हैं तो 10,000 का गुड्स परचेज किया, 15,000 का बेचा, तो उसमें प्रॉफिट एलिमेंट भी इंक्लूड रहता है। ठीक है, उसका स्टॉक का वैल्यूएशन होता है। जब आप आगे पढ़ोगे अपने आप को, अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया, इसमें आप अपने आप को इनरोल करोगे तो आपको सिखाया जाएगा आगे चल के कि कैसे स्टॉक का वैल्यूएशन होता है। तो स्टॉक का जो होता है ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता, एंट्री पोस्ट नहीं होता ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऑन अ रेगुलर बेसिस स्टॉक का एंट्री पोस्ट नहीं होता। तो आप बताओ, आप जितने भी सारे लेजर्स को दिखा रहे हो ट्रायल बैलेंस में, वो कहीं ना कहीं लेजर से आया है, उसका अकाउंट्स बना है, उसका एंट्री पोस्ट हुआ है, तब उसको उसका जर्नल एंट्री हुआ, तब उसका लेजर में पोस्टिंग हुआ, तब जाके उसका बैलेंस आया, उसको हम ट्रायल बैलेंस में दिखा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे तो आप परचेज का कर रहे हो, सेल्स का कर रहे हो, और परचेज सेल्स इसी से आप मान के चलो, आप 10,000 का स्टॉक खरीदे, 10,000 स्टॉक खरीदे, आप उसमें से 8,000 बेच दिए तो 2,000 स्टॉक बच गया। अब चूंकि परचेज का एंट्री कर रहे हो तो परचेज का जो बैलेंस है आप परचेज अकाउंट में दिखा रहे हो ट्रायल बैलेंस में, सेल्स का जो बैलेंस है सेल्स में दिखा रहे हो, इसीलिए आप स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि इसका जर्नल एंट्री पोस्ट नहीं होता लेजर में, इसीलिए इसको नहीं दिखाते। तो नॉर्मली आपको ये याद रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, एकदम 100% इसको याद रख लो, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया जाता है। अगर अगर आपके मन ये पूछे आपसे कि क्यों नहीं दिखाया जाता भाई, क्योंकि हम बोलेंगे कि क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल एंट्री हम नहीं करते हैं ऑन अ मंथली बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस। हाँ, अगर आपके व्यापार में क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल एंट्री होता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट एंट्री पास हुआ है, तब उसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एडजस्टमेंट हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का आपके अकाउंटिंग के बुक में, यानी कि इसका क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी आप जर्नल एंट्री पोस्ट किए हो, ठीक है, उस केस में आप ट्रायल बैलेंस में दिखाओगे, अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक को कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, चलो अब क्या बताएं कि अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट नहीं मैच होता है किसी भी वजह से, तो ये मैं ऑलरेडी बता दिया हूं कि डिफरेंस अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट में दिखाया जाएगा, और बाद में सस्पेंस अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट होगा ट्रायल बैलेंस में। ओपनिंग स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट होगा ट्रायल बैलेंस में? तो ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जनरली दिखाया जाता है। ओपनिंग स्टॉक को कहां दिखाया जाता है? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में।
हाँ, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखा दिया है ट्रायल बैलेंस में, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ट्रायल बैलेंस में दिखाया गया है तो उस केस में क्या करोगे? तो पहले समझो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फॉर्मूला क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इसमें क्या करते हैं? परचेज को जोड़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक में क्या करते हैं? परचेज को जोड़ते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को घटाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं? घटाते हैं, ठीक है। तो जो बचता है वो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो माल बेचे उसकी लागत निकलती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आप देख रहे हो क्लोजिंग स्टॉक को घटा दिया गया। मैं क्या बोला था कि क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाया जाता है, अब चूंकि घटा दिया है, लेस करके दिखाया है, तो क्लोजिंग स्टॉक को आप ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिखाएंगे। ओपनिंग स्टॉक को ऑलरेडी दिखा रखा है तो दोबारा आप ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया जाएगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। क्लियर है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट साइड में दिखाया जाएगा, और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को दिखाए हैं तो साथ में क्लोजिंग स्टॉक को भी दिखाएंगे, और ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी दिखाया हुआ है तो इसीलिए ओपनिंग स्टॉक को नहीं दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखा रहे हैं तो माइनस वाला आइटम उसमें जा रहा है, तो माइनस को हटाने के लिए हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में दिखा रहे हैं। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी। शुरू करते हैं, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जो हमें बताता है कि सारे लेजर अकाउंट्स के डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है और कितना बैलेंस है। सो ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट विच शोज द बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट। ठीक है, चलो, ट्रायल बैलेंस से हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जो होता है पोस्टिंग का, ये भी पता चलता है। अब ये कैसे पता चलता है? तो मैंने आपको बताया था कि जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो तो इसका जो होता है डेबिट और क्रेडिट जो होता है वो बराबर होता है, और अगर बराबर नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि हमारा जो पोस्टिंग है वो अरिथमेटिकली करेक्ट नहीं है। इसीलिए यह हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी जो होता है पोस्टिंग का वो भी बताता है। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, इसमें सारे अकाउंट्स का डिटेल रहता है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, इसमें सारे अकाउंट्स जैसे कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, लैंड अकाउंट एटसेट्रा, वो सारा डिटेल्स जाते रहता है। ठीक है, सारे एसेट्स, कैपिटल, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस के जो भी जितने भी लेजर अकाउंट्स है उस सारे के डेबिट और क्रेडिट में बैलेंस दिखते हैं। ठीक है, और इसी बैलेंस के हेल्प से, यानी कि ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। सो इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है? चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस जो बनाया जाता है वो मॉडर्न अप्रोच के रूल्स के हिसाब से बनाया जाता है, यानी मॉडर्न अप्रोच के जो डेबिट और क्रेडिट के रूल हैं उसके हिसाब से बनाया जाता है। तो डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल है? एसेट और एक्सपेंसेस, एसेट और एक्सपेंसेस ये क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। बाकी कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू ये क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। यानी कि एसेट और एक्सपेंसेस अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है, और कैपिटल, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। क्लियर है? चलो, ठीक है, अब आगे देखो। ट्रायल बैलेंस जो है वो एक पर्टिकुलर डेट पे तैयार होता है, यानी किसी एक पर्टिकुलर डेट पे तैयार होता है। चलो, अब बात करते हैं मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस बनाने की क्या मेथड्स है। तो 3 मेथड है ट्रायल बैलेंस को बनाने की। एक तो होता है टोटल मेथड, दूसरा होता है बैलेंस मेथड, और तीसरा होता है टोटल कम बैलेंस मेथड। टोटल मेथड क्या होता है? इसमें लेजर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड के टोटल से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। क्या मैं बोल रहा हूं? लेजर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड के टोटल से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। अब लेट सपोज एक इसका एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कैश अकाउंट है, ये देखो, कैश अकाउंट के डेबिट में भी होगा कुछ, क्रेडिट में भी कुछ होगा। लेट सपोज कैश टू कैपिटल हुआ, ठीक है, 10,000। ठीक है, फिर कैश टू सेल्स हो गया 5,000। ठीक है, खरीदे तो बाय परचेज हो गया 3,000। ठीक है, अब अगर मैं टोटल की बात करूं तो डेबिट, और मैंने क्या बोला कि इस मेथड में लेजर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड के टोटल से ट्रायल बनाया जाए, यानी कि जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो इसका डेबिट साइड का टोटल कितना हो रहा है? 15,000। कितना हो रहा है? 15,000, और इधर कितना हो रहा है? 3,000। ठीक है, तो जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा
तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड में, ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड में जो कैश अकाउंट लिखूंगा वो डेबिट में लिखूंगा 15,000 और क्रेडिट में लिखूंगा 3,000। समझ गया कि टोटल मेथड में क्या हो रहा है कि डेबिट साइड भी आ रहा है और क्रेडिट साइड भी आ रहा है, यानी कि डेबिट साइड का जो लेजर का जो टोटल रहता है वो लिखते हैं और क्रेडिट साइड के लेजर का जो टोटल होता है वो लिखते हैं। बट ये मेथड जो है पॉपुलर नहीं है, ये मेथड बस हम लोग यहां पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस में जो होता है वो बैलेंस मेथड का यूज होता है। तो बैलेंस मेथड को समझते हैं। इस मेथड में क्या होता है, प्रत्येक लेजर अकाउंट के डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, यानी या तो बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ठीक है। उस मेथड से बैलेंस बनाया जाता है। अगर मान के चलो ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर है, ठीक है, जिसमें कोई बैलेंस ही नहीं है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट बराबर है जिसमें कोई बैलेंस ही नहीं है, उसे हम ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे, उसे हम ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे। तो जैसे इसी एग्जांपल से कंटिन्यू करते हैं, अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर आप अगर टोटल करते हो तो नॉर्मली जो आपको लेजर कैसे सिखाया गया है कि डेबिट जिसका साइड ज्यादा होता है उसको दोनों साइड लिखते हैं, यानी कि 10-15 हजार डेबिट में ज्यादा है, दोनों साइड में मैंने लिख दिया। और देख रहे हैं 3,000 यानी कि 12,000 से डिफरेंस आ रहा है, इसको हम बोलते हैं बाय बैलेंस सी बाई डी। और जिस साइड बाय बैलेंस सी बाई डी आता है, यानी जिस साइड सी बाई डी आता है, इसका मतलब उसका अपोजिट उसका बैलेंस होता है, यानी कैश का क्रेडिट साइड में सी बाई डी आ रहा है, इसका मतलब कैश का बैलेंस क्या है, डेबिट है, कितना से, 12,000 से। तो जब मैं ट्रायल बैलेंस मेथड से बनाऊंगा तो यहां पे डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड नहीं लिखूंगा, किसी एक साइड जो बैलेंस होगा वो लिखूंगा। तो मैं यहां पे देख रहा हूं कि कैश का कितना बैलेंस आ रहा है, 12,000 बैलेंस आ रहा है, तो मैं यहां पे 12,000 लिख दूंगा। क्लियर है? चलो, अब मैंने ये भी बोला कि अगर मान के चलो डेबिट और क्रेडिट, डेबिट भी 15,000 आ रहा है, क्रेडिट साइड भी 15,000 आ रहा है, यानी बाय बैलेंस सी बाई डी नील आ रहा है, उस केस में उसको ट्रायल बैलेंस पे हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अब अगला मेथड की बात करते हैं, टोटल कम बैलेंस मेथड। ये भी मेथड देखो, मैं आपको इंडस्ट्री में जो आप सीखने वाले हो बनाने वाले हो एक्चुअल में बैलेंस मेथड ही बनाओगे, लेकिन हाँ कभी आपको अगर एग्जाम में पूछ देता है टोटल मेथड, टोटल कम बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस, तो ये भी जान लो कि टोटल मेथड में डेबिट साइड भी लिखा जाता है, क्रेडिट साइड भी लिखा जाता है। बैलेंस मेथड में केवल बैलेंस को लिखा जाता है, टोटल कम बैलेंस मतलब टोटल मेथड भी फॉलो करना है, बैलेंस मेथड भी फॉलो करना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो इस केस में जो ट्रायल बैलेंस बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ट्रायल बैलेंस का जो कॉलम होगा वो 4 कॉलम होगा, 4 कॉलम, यानी डेबिट क्रेडिट, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। जैसे कि मैं लकीर से ही बना देता हूं मेरे को। अब यहां पे क्या होगा, इस दशा में देखो 4 बन जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 और 4, ठीक है। और ये एक जर्नल फोलियो, लेजर फोलियो जो होता है वो तो होगा ही, फिर सीरियल नंबर जो होता है वो होगा ही, ठीक है। चलो इसको फटाफट देखते हैं। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे डेबिट बैलेंस, यहां पे क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। डेबिट अमाउंट टोटल और क्रेडिट अमाउंट टोटल। अब अगर मान के चलो यहाँ पे हमको टोटल कम बैलेंस मेथड बनाते हैं, तो लेट सपोज कैश अकाउंट का बैलेंस तो 12,000 था, डेबिट साइड में लिख दिए 12,000, यानी एक डेबिट आ गया तो क्रेडिट का बैलेंस नहीं हुआ, किसी एक साइड ही बैलेंस आएगा। लेकिन अब जब टोटल मेथड से बनाए थे तो टोटल मेथड में क्या किए थे, डेबिट में 15,000 लिखे थे और क्रेडिट में 3,000 लिखे थे, यानी कि आप यहाँ पे बैलेंस मेथड का भी ट्रायल बैलेंस बना रहे हो और टोटल मेथड का भी ट्रायल बैलेंस बना रहे हो। लेकिन मोस्ट पॉपुलर मेथड जो है जिससे हम लोग सीखेंगे, जिससे एक्चुअली में हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, वो है बैलेंस मेथड। तो ये मेथड हमेशा याद रखना है। इस मेथड में लेजर का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस जो होता है उसको पिक करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। और इस मेथड में जिन लेजर का कोई बैलेंस नहीं होता उसे ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया जाता। बाकी टोटल मेथड में डेबिट साइड और टोटल क्रेडिट साइड जोड़ देते हैं। टोटल कम बैलेंस में बैलेंस मेथड का जो ट्रायल बैलेंस है वो भी आता है, टोटल मेथड का जो ट्रायल बैलेंस है वो भी आता है। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अप्रोच टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। इसके लिए मैं ऑलरेडी सेपरेट लेक्चर दे दिया और उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया हूं अभी, ठीक है। वैसे फिर भी यहाँ पे मैं बस आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर लो कि 2 अप्रोच होता है। एक तो आपके पास बिजनेस ट्रांजेक्शन्स दिए होंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन से जर्नल बनाओगे, जर्नल से लेजर तैयार करोगे और उस लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाओगे।
तो जब लेजर तैयार करोगे तो जो बैलेंस आएगा या तो डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा या इक्वल आएगा, यानी डेबिट भी और क्रेडिट भी, यानी कोई बैलेंस ही नहीं आया। इसका मतलब जो बैलेंस नहीं आया उसको तो हम ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे ही नहीं। अगर बैलेंस आता है या तो डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा तो उसको उस हिसाब से ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे। लेकिन दूसरा अप्रोच होता है कि आपको केवल लेजर बैलेंस दिए हैं, उससे आपको ट्रायल बैलेंस बनाने हैं। तो लेजर बैलेंस दिए हैं तो वहां पे आप जो है, अब आपको अगर ये नहीं बोला कि डेबिट है या क्रेडिट है, तो वहां पे आप जो अप्रोच यूज करोगे वो मॉडर्न अप्रोच ऑफ रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट यूज करोगे। अप्रोच वही क्लियर कट अप्रोच है, याद रखना। सी फॉर क्या होता है? कैपिटल। सी फॉर कैपिटल। और कैपिटल का बैलेंस क्या होगा? हमेशा क्रेडिट होगा। हमेशा क्रेडिट होगा मतलब बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, अगर घट रहा है तो डेबिट होगा। उसी तरह से लाइबिलिटीज का भी बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा, ठीक है। और रेवेन्यू का भी बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। रेवेन्यू यानी इनकम का भी बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। और एसेट और एक्सपेंसेस, ई फॉर क्या होता है? एक्सपेंसेस, ए फॉर होता है एसेट, ठीक है। इन दोनों का बैलेंस डेबिट होता है, यानी बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो ये चीज याद रखना है कि अप्रोच जो होते हैं या तो बिजनेस ट्रांजेक्शंस दिए रहेंगे और आपको बोलेंगे जर्नल बनाओ, लेजर बनाओ, उससे ट्रायल बैलेंस बनाओ, या आपको डायरेक्ट लेजर के बैलेंस दे दिए हैं। हो सकता है जर्नल बनाने के लिए ना बोले डायरेक्ट लेजर बनाओ, तो उससे आपको ट्रायल बैलेंस, लेजर बना के ट्रायल बैलेंस बनाने हैं, या फिर लेजर बैलेंस दिए हो उससे आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये क्लियर का कॉन्सेप्ट कि आपका जो कैपिटल होता है, लायबिलिटीज होता है, रेवेन्यू होता है, वो हमेशा क्रेडिट में जाता है और एसेट और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट में जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेट की। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया हूं मैं, ये फॉर्मेट बेसिकली ये कौन से मेथड की है? बैलेंस मेथड की। क्योंकि हम लोग, मैं आपको ऑलरेडी बोल दिया कि टोटल मेथड और टोटल कम बैलेंस मेथड कोई प्रैक्टिस में नहीं है। तो हम लोग का जो बेसिकली हम लोग को सीखना है वो ट्रायल बैलेंस मेथड से ही सीख रहा है। तो ये जो फॉर्मेट है वो किस मेथड से है? बैलेंस मेथड के लिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फॉर्मेट क्या रहेगा। ट्रायल बैलेंस ऑफ जिस कंपनी के, जिस प्रोप्राइटरशिप फर्म के या जिस पार्टनरशिप फर्म का आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो उसका नाम होगा। मोहन के बुक में बना रहे हो, सोहन के बुक में बना रहे हो, या एबीसी लिमिटेड के बुक में बना रहे हो, जिसके बुक में बना रहे हो उसका नाम होगा। फिर मैंने आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस एक पर्टिकुलर डेट को तैयार किया जाता है। तो जिस तारीख को बनाते हैं, हो सकता है महीना के अंत में बनाए, या फिर क्वार्टर के एंड में बनाए, या फिर ईयर के एंड में बनाए, तो वो डेट रहेगा। मान के चलो अगर हम साल के अंत में बनाते हैं 31/12/2021, 31/12/2021, तो आप ये ध्यान रखना कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ट्रायल बैलेंस के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है, जिसमें कि सारे अकाउंट्स के डिटेल जाते हैं। तो बेसिकली अकाउंट्स जो होते हैं 5 टाइप के होते हैं। जो नेचर जो होता है अकाउंट्स का, उसमें बहुत सारे आपको अकाउंट्स, मैंने बस 5 दिया कि 5 नेचर के अकाउंट्स मिलेंगे। एक तो कैपिटल के नेचर के मिलेंगे, लाइबिलिटीज के नेचर के मिलेंगे, एक्सपेंसेस के नेचर के, एसेट्स के और रेवेन्यू के नेचर के मिलेंगे, ठीक है। कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड में जाएगा, लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड में जाएगा, एसेट्स और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट साइड में जाएगा, और रेवेन्यू यानी इनकम हमेशा क्रेडिट साइड में जाएगा। ये फॉर्मेट है, सीरियल नंबर रहेगा। इसमें याद रखना डेट, ट्रायल बैलेंस में डेट वाइज नहीं होता, क्योंकि इसमें लिस्ट ऑफ अकाउंट्स के बैलेंस आते हैं। तो इसमें सारे लिस्ट ऑफ अकाउंट्स आएंगे। लेजर फोलियो, ये जिस पेज नंबर से लिया गया है, जिस लेजर का जो अपना पेज नंबर होगा वो पेज नंबर उसमें आएगा, यानी पृष्ठ संख्या, जिस नंबरिंग होता है, हर लेजर का एक नंबर होता है, वो नंबर हम उसमें लिखेंगे, ठीक है। डेबिट अमाउंट इंडियन करेंसी में बना रहे हैं तो रुपीज का लगाएंगे, ठीक है। चलो, और जब आप पूरा लिस्ट ऑफ अकाउंट्स जोड़ देंगे तो लास्ट में आप डेबिट और क्रेडिट को जोड़ोगे। डेबिट और क्रेडिट हमेशा मैच करना चाहिए। अब जैसे कि मैं यहां पे बताया आपको, देखो यहां पे मैंने बताया कि अगर आप खुद से, आपके पास ट्रांजेक्शन्स दिए हुए, वहां से बिजनेस ट्रांजेक्शन से जर्नल बनाए, लेजर बनाए, ट्रायल बैलेंस बनाए, तो अगर आप कहीं गलती करते हो, उसी दशा में आपका डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं करेगा। नहीं तो अगर आप जर्नल बिल्कुल परफेक्टली बनाते हो, लेजर आपको परफेक्टली बनाते हो, तो डेबिट और क्रेडिट मैच करेगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर डेबिट और क्रेडिट मैच क्यों करेगा? क्योंकि आप कभी ऐसा जर्नल बनाए हो जिसका डेबिट लिखे और क्रेडिट नहीं लिखे हो। कोई भी ट्रांजेक्शन ले लो, जैसे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश को अगर डेबिट किए तो कहीं ना कहीं दूसरे किसी नेचर के ट्रांजेक्शन्स को भी आप क्रेडिट किए, यहाँ पे आपने कैपिटल को क्रेडिट किया, तो कभी कैश आ रहा है तो कुछ ना कुछ जा रहा है, या कुछ ना कुछ उसका दूसरा इफेक्ट हो रहा है। यानी जहां डेबिट होता है वहां जितना से डेबिट होता है उतना से क्रेडिट भी होता है। आपने जितने जर्नल्स बनाए हैं, आपने ये देखा कि जितना से डेबिट कर रहे हैं उतना से ही आप क्रेडिट कर रहे हैं। तो हमेशा जो होता है लेजर में भी, जितना से आप डेबिट में अगर किसी एक अकाउंट्स को बढ़ा रहे हो तो किसी दूसरे अकाउंट्स के क्रेडिट में आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए डेबिट और क्रेडिट हमेशा मैच करेगा। लेकिन इंसान है, कभी कभी गलती हो जाती है,
अगर गलती हो गई, लेजर के बैलेंस में आप दिए, आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो और आपका डेबिट और क्रेडिट किसी कारणवश मैच नहीं कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं गलती हुई है, अब आपके पास इमीडिएटली तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आप उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दोगे। कहां डालोगे? सस्पेंस अकाउंट में। अगर डेबिट और क्रेडिट के डिफरेंस में अगर कुछ आ रहा है तो डिफरेंस अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट में डाल दोगे, और हमेशा के लिए सस्पेंस अकाउंट को छोड़ नहीं देना है, ठीक है। जैसे ही सस्पेंस अकाउंट से ट्रायल बैलेंस तो मिला दिए, लेकिन फिर बाद में जाके देखना है कि कहां गलती हुआ है, उस गलती को सुधारना है और सस्पेंस अकाउंट को क्लियर करना है। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने आपको दिया है कुछ की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, वैसे अगर आप मेरा जर्नल और लेजर का अच्छे से क्लास किए होंगे तो ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको दिखा दिया हूं जिससे कि आपको कोई किसी भी तरह की दिक्कत ना आती आए। चलो अब बात करते हैं ड्रॉविंग्स की। ड्रॉविंग्स क्या होता है? इससे कैपिटल रिड्यूस होता है, और आपको पता है कि कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने गलती लिखा है, ड्रॉविंग से कैपिटल रिड्यूस होता है और कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो कैपिटल अगर घटेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं परचेज। परचेज क्या होता है? एक एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट होता है, इसीलिए उसका डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। फिर बात करते हैं परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवार्ड। रिटर्न आउटवार्ड या परचेज रिटर्न दोनों एक ही नाम है। अब बात करो रिटर्न आउटवार्ड क्या होता है? रिटर्न आउटवार्ड यानी कि रिटर्न बाहर जाना, आउटवार्ड मतलब बाहर जाना, यानी आप जो कोई माल खरीदे थे, आपको पसंद नहीं आया, आप वापस कर रहे हो उसको, तो परचेज रिटर्न का ही दूसरा नाम है रिटर्न आउटवार्ड। अब चूंकि परचेज एक्सपेंसेज है, अब वो आपने वापस कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है? एक्सपेंसेस रिड्यूस होता है। उससे क्या होता है? एक्सपेंसेस रिड्यूस होता है। तो अगर एक्सपेंसेस डेबिट होता है और एक्सपेंसेस को कम करना है, तो इसीलिए हम परचेज रिटर्न को हमेशा क्रेडिट में दिखाते हैं। ठीक है, तो परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवार्ड जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल्स चूंकि रेवेन्यू है तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न क्या होता है कि आपने बेच दिया, लेकिन अगर कस्टमर को पसंद नहीं आया, कुछ कमी निकल गया, कुछ फॉल्ट निकल गया, तो कस्टमर आपको वापस कर देता है, उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। तो वो बेचा हुआ माल हमारे फैक्ट्री में वापस आ रहा है, यानी इन हो रहा है, तो उसको हम रिटर्न इनवार्ड बोलते हैं। सेल्स रिटर्न का ही दूसरा नाम है रिटर्न इनवार्ड। तो इससे क्या होता है कि आप जब सेल्स बुक करते हो तो आप रेवेन्यू बुक करते हो, आपका इनकम बढ़ता है, लेकिन जब वो कस्टमर आपको वापस कर देता है तो उससे रेवेन्यू क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होता है, अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, घटता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। क्लियर है? इनपुट जीएसटी, मैंने आपको जब जीएसटी अकाउंटिंग पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि इनपुट जीएसटी क्या होता है? हमारे लिए एसेट होता है, तो एसेट का बैलेंस डेबिट होगा। और आउटपुट जीएसटी, चूंकि जीएसटी हम कस्टमर से कलेक्ट करते हैं तो उसको आउटपुट जीएसटी बोलते हैं, चूंकि वो मेरा खुद का पैसा नहीं रहता है, वो हमको गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करना होता है, इसीलिए वो क्या माना जाएगा? लाइबिलिटीज माना जाएगा, उसका बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। अब बात करते हैं, आपके मन में कंफ्यूजन होता रहेगा, कभी कभी आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा लीज होल्ड और फ्री होल्ड, दोनों एक ही होता है। लीज होल्ड, फ्री होल्ड, प्रीमिसेस। प्रीमिसेस मतलब आपका जो बिजनेस प्रीमिसेस है उसको लीज होल्ड, लीज पे लिए हैं तो वो लीज होल्ड हो गया, और फ्री होल्ड हो गया प्रीमिसेस। वो एसेट होता है और उसका डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, बैंक लोन, अगर बैंक से कर्जा लेते हो लाइबिलिटीज होता है क्रेडिट बैलेंस। उस पर अगर आप ब्याज चुकाते हो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, आपने जो कर्जा लिया और उस पर ब्याज चुकाए तो वो एक खर्चा है और उसका बैलेंस डेबिट होता है। ठीक है, आपके पास पैसा था, आपने इन्वेस्टमेंट किया किसी भी चीज में, इन्वेस्टमेंट आप एसेट में कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट आप एसेट में कर सकते हो, तो उसका डेबिट बैलेंस होता है। और उस पर जो ब्याज मिलता है वो हमारे लिए रेवेन्यू होता है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन ये हमारे लिए एसेट होता है, तो इसका बैलेंस क्या होता है? एसेट होता है, तो उसका बैलेंस डेबिट होगा। बात करते हैं पेटी कैश की। पेटी कैश क्या होता है? पेटी कैश आपको छोटा छोटा कैश, छोटा छोटा एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है, तो वो पेटी कैश होता है, वो एसेट्स होता है और उसका डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बता चुका है, वो खर्चा जो आउटस्टैंडिंग है लेकिन खर्चा हो चुका है, तो हमारे लिए लाइबिलिटीज होता है और लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, खर्चा एडवांस में पेमेंट कर दिए, एसेट होता है, उसका डेबिट बैलेंस होता है। अक्रूड इनकम, कमा लिए हैं लेकिन अभी तक मिला नहीं है, एसेट होता है, उसका डेबिट बैलेंस होता है। अनअक्रूड इनकम, अनअक्रूड इनकम मतलब कमाए नहीं है लेकिन पैसा पहले मिल गया, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटीज होता है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। कैरेज ऑन परचेज, कैरेज इनवार्ड क्या होता है? देखो, जब आप गुड्स खरीदते हो तो ऐसा नहीं होता कि वो आपको फैक्ट्री तक पहुंचा देता है,
अगर आप गुड्स खरीदते हो तो उसको आपको अपने फैक्ट्री तक लाना पड़ता है, और लाने में जो कैरेज जाता है, जो भाड़ा लगता है, उसको कैरेज ऑन परचेज बोलते हैं, और उसी को कैरेज इनवार्ड भी बोला जाता है। क्वेश्चन उठता है इनवार्ड क्या होता है? इनवार्ड मतलब अंदर की ओर आ रहा है, यानी आपका गुड्स अंदर की आपके फैक्ट्री की ओर आ रहा है, उसमें जो भाड़ा लगा उसको कैरेज इनवार्ड बोलते हैं। अब सेम अपोजिट अगर जब आप बेच रहे हो तो कभी कभी क्या होता है कि आप बेचते हो तो कस्टमर के फैक्ट्री तक पहुंचाना पड़ता है, तो उसको कैरेज ऑन सेल्स बोलते हैं, ठीक है। और चूंकि आप बेच रहे हो तो आपका जो माल है उसको आप अपने फैक्ट्री से बाहर ले जाने के लिए जो भाड़ा चार्ज करते हो उसको हम कैरेज आउटवार्ड बोलते हैं। तो लेकिन दोनों क्या होते हैं? खर्चे होते हैं। हाँ, फाइनल अकाउंट में हम लोग सीखेंगे कि इसका अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, लेकिन दोनों क्या होते हैं? खर्चे होते हैं। तो आपके मन में ये कंफ्यूजन होगा कि इसका डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट होगा, तो दोनों का बैलेंस डेबिट होगा, क्योंकि दोनों हमारे लिए क्या है? खर्चे। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करें, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि आप देखते होंगे कि आप जो एंट्री करते हो, आप परचेज का एंट्री करते होंगे, ठीक है, सेल का एंट्री करते होंगे, ठीक है, लेकिन आप कभी भी स्टॉक का एंट्री करते हैं क्या? क्लोजिंग परचेज का एंट्री जब खरीदते हैं तो 10,000 का गुड्स परचेज किया, 15,000 का बेचा, तो उसमें प्रॉफिट एलिमेंट भी इंक्लूड रहता है, ठीक है। उसका स्टॉक का वैल्यूएशन होता है जब आप आगे पढ़ोगे अपने आप को, अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमए हो गया, इसमें आप अपने आप को इनरोल करोगे तो आपको सिखाया जाएगा आगे चल के कि कैसे स्टॉक का वैल्यूएशन होता है। तो स्टॉक का जो होता है ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता, एंट्री पोस्ट नहीं होता ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऑन अ रेगुलर बेसिस स्टॉक का एंट्री पोस्ट नहीं होता। तो आप बताओ, आप जितने भी सारे लेजर्स को दिखा रहे हो ट्रायल बैलेंस में, वो कहीं ना कहीं लेजर से आया है, उसका अकाउंट्स बना है, उसका एंट्री पोस्ट हुआ है, तब उसको उसका जर्नल एंट्री हुआ, तब उसका लेजर में पोस्टिंग हुआ, तब जाके उसका बैलेंस आया, उसको हम ट्रायल बैलेंस में दिखा रहे हैं। क्योंकि यहां पे तो आप परचेज का कर रहे हो, सेल्स का कर रहे हो, और परचेज सेल्स इसी से अब मान के चलो आप 10,000 का स्टॉक खरीदे, 10,000 स्टॉक खरीदे, आप उसमें से 8,000 बेच दिए तो 2,000 स्टॉक बच गया। अब चूंकि परचेज का एंट्री कर रहे हो तो परचेज का जो बैलेंस है आप परचेज अकाउंट में दिखा रहे हो ट्रायल बैलेंस में, सेल्स का जो बैलेंस है सेल्स में दिखा रहे हो, इसीलिए आप स्टॉक को, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि इसका जर्नल एंट्री पोस्ट नहीं होता लेजर में, इसीलिए इसको नहीं दिखाते। तो नॉर्मली आपको ये याद रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। एकदम 100% इसको याद रख लो, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया जाता है। अगर अगर आपके मन ये पूछे आपसे कि क्यों नहीं दिखाया जाता भाई, क्योंकि हम बोलेंगे कि क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल एंट्री हम नहीं करते हैं ऑन अ मंथली बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस। हाँ, अगर आपके व्यापार में क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल एंट्री होता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट एंट्री पास हुआ है, तब उसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एडजस्टमेंट हुआ है क्लोजिंग स्टॉक का आपके अकाउंटिंग के बुक में, यानी कि इसका क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी आप जर्नल एंट्री पोस्ट किए हो, ठीक है, उस केस में आप ट्रायल बैलेंस में दिखाओगे, अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक को कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे, ठीक है। चलो अब क्या बताएं कि अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट नहीं मैच होता है किसी भी वजह से, तो ये मैं ऑलरेडी बता दिया हूं कि डिफरेंस अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट में दिखाया जाएगा, और बाद में सस्पेंस अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा? क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट होगा ट्रायल बैलेंस में। ओपनिंग स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट होगा ट्रायल बैलेंस में? तो ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जनरली दिखाया जाता है। ओपनिंग स्टॉक को कहां दिखाया जाता है? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। हाँ, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखा दिया है ट्रायल बैलेंस में, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ट्रायल बैलेंस में दिखाया गया है, तो उस केस में क्या करोगे? तो पहले समझो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फॉर्मूला क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इसमें क्या करते हैं? परचेज को जोड़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक में क्या करते हैं? परचेज को जोड़ते हैं और क्लोजिंग स्टॉक को घटाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं? घटाते हैं, ठीक है। तो जो बचता है वो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो माल बेचे उसकी लागत निकलती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आप देख रहे हो क्लोजिंग स्टॉक को घटा दिया गया। मैं क्या बोला था कि क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाया जाता है, अब चूंकि घटा दिया है, लेस करके दिखाया है, तो क्लोजिंग स्टॉक को आप ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिखाएंगे। ओपनिंग स्टॉक को ऑलरेडी दिखा रखा है, तो दोबारा आप ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाया जाएगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। क्लियर है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट साइड में दिखाया जाएगा, और अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को
दिखाए हैं तो साथ में क्लोजिंग स्टॉक को भी दिखाएंगे, और ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी दिखाया हुआ है तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक को नहीं दिखाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ गुड्स को दिखा रहे हैं तो माइनस वाला आइटम उसमें जा रहा है, तो माइनस को हटाने के लिए हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में दिखा रहे हैं। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी।